Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. As you know, we have already covered 10 questions of the geography in previous video. If you have not watched, please visit on that and watch all of that. And friends, I have created a playlist regarding political science and history question and economics question also. Please visit all of that if you want to crack any government exam, especially UPSC and UPPCS. And let's get started beginning with the 11th question of the day. 11th question ज्योग्राफी का हम देखते हैं. इसमें दिया गया है विद रेफरेंस टू द डीप ओशियनिक ट्रेंचेज, मतलब ओशियन में, महासागर में ट्रेंचेज बने रहते हैं, खाइयाँ बनी रहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है, कौन सा करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट, दे आर फॉल्स लोकेटेड इन डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री. मतलब ये क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं. फॉल्स होते हैं, गैप को बोल देते हैं. दे आर फॉल्स लोकेटेड इन द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री. डाइवर्जेंट आपको मैं बता दूं, जैसे ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो डाइवर्जेंट बोलते हैं. अगर मान लो दोनों सिमिलर डायरेक्शन में आए तो कन्वर्जेंट बोलते हैं. और टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में आपने ज्योग्राफी में पढ़ाई होगा कि उन प्लेट बाउंड्री के फॉल्स जो बीच में गैप हो जाता है, क्या उसको वहाँ पे ये रहता है ट्रेंचेज. एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज दे आर एसोसिएटेड विद द एक्टिव वोल्केनोज एंड द अर्थक्वेक. मतलब ये वहाँ पे होते हैं जो एक्टिव वोल्केनो रहते हैं, ज्वालामुखी रहते हैं, या अर्थक्वेक रहते हैं जहाँ पे भूकंप आते रहते हैं. एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज दे आर एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द आइलैंड आर्किपेलागो. मतलब ये क्या है, मान लो आइलैंड बनते हैं या जो आर्किपेलागो बनते हैं, वहाँ पे ये इससे रिलेटेड रहते हैं. आपको ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में से बताना करेक्ट कौन सा है. ये हिंदी में प्रोवाइड किया हुआ क्वेश्चन आंसर, हिंदी के स्टूडेंट यहाँ से पढ़ सकते हैं. फर्स्ट है, ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है सेकंड एंड थर्ड ओनली, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो इसका सी आंसर करेक्ट है. एक्सप्लेनेशन में दिया कि ओशियनिक ट्रेंच आर वेरी लॉन्ग एंड नैरो डिप्रेशन. मतलब बहुत लंबे होते हैं और नैरो पतले डिप्रेशन रहते हैं. डिप्रेशन उसको बोलते हैं, एक तो प्रोट्रूड पोर्शन रहता है उभरा हुआ, और एक डिप्रेशन होता है गहरा. ऑन द सी फ्लोर दे आर द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन एंड द सम ऑफ द डीपेस्ट नेचुरल स्पॉट्स ऑन द अर्थ. मतलब ये सबसे गहरा जो है स्थान होता है पृथ्वी पे. स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है. ओशियनिक ट्रेंचेज आर लोकेटेड इन कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज वेयर टू और मोर टेक्टोनिक प्लेट्स मीट. मतलब ये कन्वर्जेंट जो बाउंड्री होती है, दो प्लेट मिलती हैं वहाँ पे रहता है, ना कि डाइवर्जेंट पे. और जिसमें से जो हैवी रहेगी वो नीचे चली जाएगी, जो लाइट रहेगी वो ऊपर रहेगी. तो उससे टेक्टोनिक प्लेट्स एक में ऊपर चली जाती है, एक नीचे चली जाती है. आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें. एट मैनी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री डेंस लिथोस्फेयर मेल्ट. मतलब लिथोस्फेयर जो होता है ऊपर की सतह, वो पिघल जाती है. एंड स्लाइड्स बीनीथ द लेस डेंस. मतलब जो कम मोटाई है, जिसकी कम आयतन है, जो कम गहन है, तो उसके नीचे भारी वाला अंदर घुस जाता है. और लिथोस्फेयर इन ए प्रोसेस कॉल्ड सबडक्शन, इसको सबडक्शन बोलते हैं इस प्रोसेस को. एंड क्रिएट ए ट्रेंच, मतलब इससे ट्रेंच बन जाता है. एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज डीप ट्रेंचेज आर जनरली एसोसिएटेड विद द एक्टिव वोल्केनो. जहाँ पे डीप ट्रेंचेज बनते हैं वहाँ पे एक्टिव वोल्केनो रहता है एंड अर्थक्वेक रहता है. सिंस देयर इज ए टेक्टोनिक एक्टिविटी दैट अकर्स इन दिस प्लेट बाउंड्रीज, हैंस द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेंच इज लोकेटेड इन पीस ऑफ रिंग ऑफ पैसिफिक ऑफ रिंग फायर. मतलब ये जो हम पैसिफिक ऑफ रिंग फायर बोलते हैं, वहाँ डीपेस्ट ट्रेंच रहता है, और जो कि पैसिफिक ओशियन में रहता है. सबडक्शन ऑफ द कन्वर्जेंट बाउंड्रीज. कन्वर्जेंट मतलब एक डायरेक्शन में आ रही हैं, और सबडक्शन उनको बोलते हैं एक दूसरे के नीचे चली जाती है. डेंसर जो रहती है वो नीचे चली जाती है, लाइटर ऊपर रहती है, उसको सबडक्शन बोलते हैं. सबडक्शन ऑफ द कन्वर्जेंट बाउंड्री प्लेट जनरेट्स एन अपवेलिंग ऑफ मोल्टन क्रस्ट. मतलब एक तो ऊपर गया अपवेलिंग, अगर अपवेलिंग होगी तो कुछ माउंटेन रीजेस भी बन जाते हैं. मान लो उसमें क्या बोलते हैं हम, महासागर में एक पर्वत बन गया, उसको ही रिजेस बोलते हैं. एंड वोल्केनिक आइलैंड पैरेलल टू द डीप ओशियन ट्रेंच. मतलब आइलैंड भी बन जाते हैं इसकी वजह से, जो पैरेलल में डीप ट्रेंच के साइड में ही ओशियनिक आपको आइलैंड मिलेगा. फॉर एग्जांपल जापानीज आर्किपेलागो एंड द एलुटियन आइलैंड आर अदर लोकेशन अराउंड द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. जो पैसिफिक
ओशियन में ट्रेंचेज है उसके पास ही पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास में ही आर्किपेलागो एंड आइलैंड बनते हैं, क्योंकि एक तो ऊपर जाता है तो उसके लिए सबडक्शन होने के बाद तो ऊपर वाली रिजेस बना देती है, और अगर मान लो देखा जाए तो साइड वाली ट्रेंचेज बनाती थी, साइड भी साइड में रहते हैं और अर्थक्वेक की लोकेशन के पास रहते हैं ये चीज़ें, या फिर वोल्केनो के पास ही रहते हैं ये चीज़ें। 12th क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, मतलब 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसके दौरान बोला गया था कि 3 एजुकेशन फार्मूला है, और साउथ इंडिया में बहुत बार प्रोटेस्ट हुए थे इस बारे में कि कंपलसरी नहीं होना चाहिए हिंदी, और इसके बारे में क्वेश्चन दिया गया है। स्टेटमेंट 1 है, इट विल ब्रिंग द अनकवर्ड एज ग्रुप ऑफ द 3 to 6 ईयर अंडर द स्कूल करिकुलम। मतलब इसमें बोला गया कि 3 से 6 साल के जो बच्चों के लिए कोई प्रोविजन नहीं था करिकुलम में स्टडी के बारे में, तो उनको इंक्लूड किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट, इट प्रमोट्स टीचिंग अप टू एट लीस्ट ग्रेड 5th इन द मदर टंग। मतलब 5वीं क्लास तक इसमें बोला गया कि आपकी जो भाषा मदर जो नेटिव लैंग्वेज है आपकी वही रहनी चाहिए इंस्ट्रक्शन के लिए। एंड द थर्ड वन इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे अब यूजीसी बोलते हैं उसकी जगह क्या, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी सेट अप एन अम्ब्रेला बॉडी फॉर एंटायर हायर एजुकेशन। क्या हायर एजुकेशन के लिए HECI होना चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज इट एम्स टू इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर टू रीच 10% ऑफ द GDP बाई 2030। मतलब इसमें बताया गया है कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन सेक्टर में 10% 2030 तक हो जाएगी। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स अबव आर करेक्ट। आप अपना आंसर मार्क कीजिए, साथ के साथ अटैम्प्ट करते हुए जाना है आपको, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अटैम्प्ट करेंगे तो लंबे टाइम तक आपको याद रहेगी चीज़ें। ए है ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, बी है थर्ड एंड फोर्थ, सी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और डी है 1 2 3 4। आप अपना आंसर मार्क कीजिए। फर्स्ट आंसर है इसका। रिसेंटली जो यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। एज पर द नेशनल एजुकेशन 2020 द करंट 12th 10+2 सिस्टम टू बी रिप्लेस्ड बाय द 5+3+3+4। मतलब 5 साल का बच्चा रहता है पढ़ने के लिए तो उसके प्लस में 3 कर देते हैं, फिर 3 और लास्ट में 4। ये अभी करिकुलम आया है और कोरस्पेंडिंग टू एजेस 3 to 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। मतलब जो 5 साल का बच्चा है उसके लिए 3 से 8 और या फिर 8 से 11 सेकंड के लिए, एंड 11th to 4th, और जो लास्ट के 4 हो गए 14 to 18 ईयर्स तक के बच्चे के पेपर हो सकते हैं। दस इट ब्रिंग्स द इधर टू अनकवर्ड एज ऑफ द 3 to 6 ईयर्स अंडर स्कूल करिकुलम। मतलब 3 से 6 साल के बच्चों का करिकुलम भी इसमें स्टडी प्लान में आ गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम्फेसिस ऑन द प्रमोटिंग मल्टीलिंग्विलिज्म एंड इंडियन लैंग्वेज। यही बोला गया था कि आप एक नेटिव लैंग्वेज सीखो, आपकी वहाँ की एक हिंदी सीखो, और नॉर्थ इंडियन स्टेट को साउथ इंडियन लैंग्वेज सीखनी है, ऐसा बोला गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। बट इसके लिए साउथ में प्रोटेस्ट हुए थे क्योंकि हिंदी को वो सीखना नहीं चाहते थे। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम्फेसिस ऑन प्रोमलगेटिंग मल्टीलिंग्विज्म एंड इंडियन लैंग्वेजेस। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन until at least grade 5th but preferably till grade 8 and beyond will be the mother tongue। मतलब कंपलसरी तो 5 तक है और अगर 8 तक हो सके तो मदर टंग में ही उसको इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए और उसकी स्टडी होनी चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्स टू एस्टैब्लिश द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। यूजीसी की जगह हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एज ए सिंगल एम्ब्रेला बॉडी फॉर द एंटायर हायर एजुकेशन एंड एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। मान लो LLB और MBBS वाले कोर्स को हटा के बस उस पर कंट्रोल अलग अलग रहेगा और बाकी कोर्स पे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का रहेगा। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज़ नॉट सेट द टाइम लिमिट टू अचीव द टारगेट ऑफ द इंक्रीजिंग एंड स्पेंडिंग फॉर द एजुकेशनल सेक्टर फ्रॉम द करंट 4.6% to 6% ऑफ द GDP एंड एम्स टू रीच एट द अर्लीस्ट। मतलब टाइम लिमिट नहीं रखी गई है, 6% तक पहुंचने का कहा है, 10% का कोई स्कीम नहीं है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। ये हिंदी में प्रोवाइड किया हुआ है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
13th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ द अर्थ स्टॉप रोटिंग, मतलब रोटेटिंग, अगर अर्थ घूमना बंद कर देती है, देन प्रेशर इंक्रीज इन द सब ट्रॉपिकल हायर प्रेशर बेल्ट, मतलब प्रेशर बिल्ट हो जाएगा क्या सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में। सेकेंड स्टेटमेंट, इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग देन द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट विल सीज टू एग्जिस्ट, मतलब जो सब पोलार, तो एक तो पोलार है, पोलार से पहले वाले सब पोलार, इसमें आपने ज्योग्राफी में पढ़ाई होगा कि जैसे हमें अर्थ को ऐसे माना गया है, उसमें ऐसे रेखाएं बांट दी गई हैं, ये इमेजिनरी लाइन है, यहाँ 0 डिग्री बोल देते हैं, यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ये 23.5 डिग्री साउथ में, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। यहाँ पे 60 बोल देते हैं, यहाँ पे 90 आ गया। ये पोलार रीजन बोलते हैं इनको, जो ट्रॉपिक्स के बीच में रहता है इनको ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, तो इनको सब पोलार बोल देंगे, इनको सब ट्रॉपिक्स बोल देंगे। तो उसके बारे में देखा गया कि ये अगर अर्थ रोटेट बंद कर देती है तो सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट विल सीज टू एग्जिस्ट, मतलब वो रहेगी नहीं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए फर्स्ट ओनली, बी सेकेंड ओनली, सी फर्स्ट एंड सेकेंड, डी नाइदर वन नॉर टू, इसका बी आंसर करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बोथ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स आर डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर सिस्टम, मतलब डायनेमिकली जो है अर्थ के रोटेशन की वजह से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर या सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, मतलब पोल के पास लो प्रेशर रहता है सब पोलार में, और जो ट्रॉपिकल के पास रहता है हाई प्रेशर रहता है। ये अर्थ के रोटेशन की वजह से ही डायनेमिक फैक्टर है ये, और इसी की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। द डायनेमिक फैक्टर प्रोड्यूसिंग हाई एंड लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑपरेट थ्रू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, जो सेंटर की तरफ से फोर्स लगती है रोटेट होने पे, तो उसकी वजह से ही ये रहते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इफ द अर्थ स्टेप रोटेटिंग ड्यू टू अब्सेंस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द अर्थ, बोथ द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड द सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट सीज टू एग्जिस्ट, मतलब दोनों ही ट्रॉपिक्स में जो हाई प्रेशर बेल्ट है या सब पोलार रीजन में जो लो प्रेशर बेल्ट है वे ख़त्म हो जाएंगे। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं रहेगी तो रोटेट नहीं होगी तो अर्थ, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अक्रेंस ऑफ द टाइड, मतलब ज्वार भाटा के जो कारण होते हैं उनके बारे में स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द सन एंड द मून ग्रेविटेशन पुल, जो सन की ग्रेविटी पुल या चंद्रमा की, एंड द सेकेंड स्टेटमेंट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ रोटेशन, मतलब अर्थ के रोटेशन से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है उसकी वजह से ही टाइड्स आते हैं। या थर्ड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड चेंजेस, एटमॉस्फेयर प्रेशर में चेंज आता है या विंड बदलती, हवाएं बदलती हैं। तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी है फर्स्ट, सी है सेकेंड एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ए है। फर्स्ट करेक्ट है। द मून ग्रेविटेशन पुल ऑफ ग्रेट एक्सटेंट एंड लेसर एक्सटेंट द सन एंड ग्रेविटेशन पुल आर द मेजर कोजेज, मतलब ये अकेला चंद्रमा का बहुत बंदों को कन्फ्यूजन रहता है कि टाइड्स अकेला चंद्रमा की ग्रेविटी से आते हैं, नहीं, ये सन का भी इसमें रोल होता है। मेजर कोजेज ऑफ द अकरेंस ऑफ द टाइड्स, मतलब चंद्रमा और उसकी सूर्य की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से टाइड्स आते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ इज द फोर्स दैट एक्ट्स टू काउंटर बैलेंस द ग्रेविटी, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है अर्थ की वो क्या काउंटर बैलेंस करती है ग्रेविटी को। टुगेदर द ग्रेविटेशनल पुल एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द टू मेजर टाइडल एंड बल्जेस ऑन द अर्थ, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है टाइड्स के लिए। ये दोनों ही बैलेंस करती हैं, जो ग्रेविटी फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है टाइड्स आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब थर्ड इसका इनकरेक्ट है। जो मूवमेंट ऑफ द वाटर कोज बाय द मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स सच एज विंड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस आर कॉल्ड सर्जेस, सर्जेस आर नॉट रेगुलर लाइक टाइड, जो सडन सर्ज बोलते हैं, मान लो एक बार पानी राइज हो गया या कम हो गया थोड़ा बहुत, तो मीटरोलॉजिकल इफेक्ट्स सच एज विंड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से की वजह से
अप एंड डाउन आते हैं उनको टाइड नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th क्वेश्चन, दिस क्लाउड्स आर ब्लैक और डार्क इन ग्रे कलर। मतलब जो क्लाउड बादल हैं ब्लैक होते हैं या डार्क ग्रे होते हैं कलर। दे फॉर्म एट द मिड लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक और वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। दे आर एक्सट्रीमली डेंस एंड ओपेक टू रेज ऑफ द सन। मतलब वो ओपेक होते हैं, पारदर्शी होते हैं, उनमें से सन की रेज नहीं जा सकती। तो उस बादल का हमें नाम बताना है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ क्लाउड्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट अप्लाइज टू अबोव पैसेज। मतलब वो कौन से बादल के बारे में बात की गई है, अपना आंसर मार्क कीजिए। जो काले और ग्रे कलर के होते हैं और उनमें से लाइट पास नहीं होती, अपारदर्शी होते हैं। ए स्टेटमेंट है सीरस क्लाउड है क्या वो, इसको पक्षाब मेघ बोलते हैं। बी है क्यूमुलस कपासी मेघ, क्यूमुलस मतलब जो कपास जैसा। एंड द सी है निम्बस वर्षा मेघ। एंड डी है स्ट्रेटस सतरी, जो सतर के लेवल पे रहते मेघ उनको। तो इसका आंसर अपना आंसर मार्क कीजिए, इसका आंसर सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे सीरस क्लाउड बोला गया, सीरस क्लाउड क्या होते हैं। अब क्या आप एक क्लाउड के बारे में नहीं, यहाँ सारे क्लाउड के बारे में पढ़ लोगे। सीरस क्लाउड होता है, मान लो जो आपके हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, ज़्यादा ऊंचाई पे रहते हैं। एंड दे आर जनरली थिन, पतले रहते हैं। हैविंग ए फीदरी अपीयरेंस, मतलब जैसे फेदर रहता है आपका उसकी तरह ही रहते हैं। दे आर ऑलवेज वाइट इन कलर, वाइट में रहते हैं। जो ज़्यादा ऊंचाई पे रहते हैं उनको सीरस क्लाउड बोलते हैं। आपको इसको ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं, सीरस जो सिर पे रहते हैं, सिर क्या ऊंचा रहता है हमारा, तो ऊंची हाइट पे हैं, पतले हैं और बिल्कुल वाइट रहते हैं, उसको याद रखेंगे सीरस से। और क्यूमुलस, क्यूमुलस जैसे क्या होता है कॉटन वूल, क्यूमुलस मैंने कपासी इनको बादल भी बोलते हैं, जैसे कॉटन की तरह रहते हैं। क्यूमुलस आप क्यूमुलेटिव बोलते हैं ना, जो कलेक्टिव होते हैं, कॉटन को इकट्ठा करके रखते हैं तो ऐसे लगाओ वैसे ही दिखते हैं ये। उनका फ्लैट बेस रहता है और पैचेज में जैसे जगह जगह रहते हैं, कंटिन्यूस नहीं रहते, पैचेज में रहते हैं। निम्बस क्लाउड उसका आंसर करेक्ट है। निम्बस क्या होता है, निम्बस अगर हम निम्बस की परिभाषा में जाएं तो उसको बोलते हैं निम्बल बोलते हैं, जिसको धुंधला रहे। जो इंग्लिश में वर्ड मीनिंग निम्बल का मतलब होता है धुंधला रहता जो। तो निम्बल जैसे निम्बस जैसा साउंड होता है, तो इसको आप याद सकते हैं ब्लैक या डार्क कलर का होगा, ये डेंस रहेगा और इनका शेपलेस रहती है, शेप नहीं रहती, एंड थिक वेपर रहते हैं इनमें। और ये मिडल और वेरी नियर जो सरफेस टू अर्थ रहते हैं, ये बारिश लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और फोर्थ डी इसका इनकरेक्ट है, क्योंकि स्ट्रेटस, जो स्ट्रेटस मतलब लेयर में लो लेवल क्लाउड्स जो नीचे ही बनते हैं, एंड विच आर ग्रे एंड वाइट इन कलर, मिक्स रहता है ये, कैरेक्टराइज बाई हॉरिजॉन्टल लेयर विद ए यूनिफॉर्म बेस। तो इसलिए इनको हॉरिजॉन्टल लेयर में बनते हैं, इसलिए स्ट्रेटस बोलते हैं कि जो लेयर में बनते हैं, सतह के बेस पे बनते हैं। 16 क्वेश्चन देखते हैं। द हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म इज ए यूनिक बिकॉज, हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म ज्वालामुखी जो है उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है। इट अलाउज सुपर हीटेड मोल्टन रॉक, ये क्या करता है, पृथ्वी की पपड़ी के माध्यम से राख और गैसों के साथ साथ अत्यधिक गर्म पिघले हुए चट्टान को, मोल्टन जो पिघला हुआ होता है उसको अर्थ क्रस्ट से, जो क्रस्ट बोलते हैं, मान लो मुंह उसका, जो ज्वालामुखी का मुंह होता है वोल्केनो का, उसको क्रस्ट बोलते हैं। परत है जो, मान लो उसको अर्थ की क्रस्ट से, ऊपरी परत बोलते हैं पृथ्वी की जो क्रस्ट को, तो वहाँ से बाहर आ जाता है। बी है वाइल टेक्टोनिक प्लेट्स आर स्टेशनरी एंड मेंटल प्लम्स दैट फ्रॉम हॉटस्पॉट आर नॉट रिलेटिव स्टेशनरी। इसमें बोला गया कि बी स्टेटमेंट जो टेक्टोनिक प्लेट हैं, हमें जैसे हमने टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी पढ़ी है होगी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, उसमें बोला गया कि स्टेशनरी है, ये घूमती नहीं है, ये चलती नहीं है। एंड मेंटल पम्प्स, जो इसके अंदर मान लो पृथ्वी का अंदर ये हिस्सा मेंटल बोलते हैं, पम्प्स दैट फॉर्म हॉटस्पॉट आर नॉट रिलेटिवली स्टेशनरी। तो ये उसके कंपैरिजन में स्टेशनरी नहीं होते हैं जो प्लेट के बोला, टेक्टोनिक्स प्लेट्स के। सी है इट कैन प्रोड्यूस लाइन्स एंड आइलैंड ऑफ द अटोल्स एंड सी माउंटेन हॉटस्पॉट ट्रैक, मतलब ये आइलैंड बना सकते हैं। अटोल्स भी इसको ही बोलते हैं कि मान लो को घिस जाता ऊपर से, मान लो पत्थर रिज बन गया, वो थोड़े दिन बाद घिस गया तो उसको अटोल्स बोलते हैं। सी माउंट है, ये कोरल लीफ की वजह से ही अटोल्स बनते हैं। सी माउंट्स नोन एज हॉटस्पॉट ट्रैक, तो क्या इनको हॉटस्पॉट ट्रैक बोलते हैं। डी है इट डज नॉट अकर एट द बाउंड्रीज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, ये टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री पे नहीं रहते। जैसे कि हम रिजिज के बारे में बात कर रहे थे, क्या वो टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री पे बनते थे रिजिज। इसका सॉल्यूशन डी है। ऑल वोल्केनिक एक्टिविटीज अकर अलोंग द मार्जिन ऑफ द प्लेट बाउंड्रीज,
जो भी वोल्केनिक एक्टिविटी रहती है जो उनके मार्जिन ऑफ प्लेट बाउंड्री के मार्जिन पे रहती है। हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म इज ए यूनिक बिकॉज इट डज नॉट अकर एट द बाउंड्रीज ऑफ द अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स, मतलब ये बाउंड्री पे नहीं रहती, इसलिए इसको हॉटस्पॉट बोला गया है। इंस्टेड इट अकर्स एट द अबनॉर्मली हॉट सेंटर नोन एज मेंटल प्लम्स, ये अलग जगह पर रहती है, मेंटल बोलते हैं इसको, ज़मीन के अंदर की जगह उसके प्लम्स पे बनती है जहाँ पे डाइव कर जाता है, गहरा हो जाता है। 17th क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द कंपल्सरी लाइसेंसिंग इन इंडिया कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये कोविड-19 के टाइम पे जो हमारे देश में सिचुएशन आई है उसके से रिलेटेड ये न्यूज़ है। कंपल्सरी लाइसेंस उसको बोला जाता है जैसे मान लो कोई किसी भी कंपनी ने, फॉरेन कंपनी या कोई भी कंपनी, इंडियन कंपनी, जिसने कोई भी चीज़ का पेटेंट करवा रखा है, मान लो कोई ड्रग है उसका पेटेंट करवा रखा है, जैसे कोविड-19 की वैक्सीन है, क्या उसको मान लो देश में कंडीशन ऐसी आ गई कि सर्वाइव करना बंदों का मुश्किल है, तो इसलिए क्या करते हैं, मैनकाइंड की वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, पेटेंट होल्डर से बिना डिस्कस किए हुए थर्ड पार्टी को, तीसरी कंपनी को जाके कॉन्ट्रैक्ट दे देगी बनाने के लिए, लाइसेंस दे देगी चीज़ों को बनाने के लिए या वैक्सीन बनाने के लिए, और जो पेटेंट होल्डर है उसके पास पैसे भेज देगी विदाउट एनी कंसल्टेशन। उसको बता देगी कि आपका जो, मान लो हमें मैनकाइंड की हेल्प के लिए हमने किसी और कंपनी को लाइसेंस दे दिया है और हम वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहे हैं सस्ते रेट में, जिसको बोलते हैं जेनरिक मेडिसिन। फर्स्ट स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट कैन ऑथराइज थर्ड पार्टी टू मैन्युफैक्चर ए पेटेंट प्रोडक्ट ओनली विद द कंसेंट ऑफ द पेटेंट ओनर, मतलब क्या पेटेंट ओनर का कंसेंट चाहिए इसके लिए कंपल्सरी लाइसेंस में। एंड सेकंड है, इट इज़ अलाउड बाय द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द WTO, इसको हम ट्रिप्स बोलते हैं, जैसे ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द IP राइट्स WTO का, ट्रिप्स होता है IPO WTO का, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द WTA। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू इसी कंपल्सरी लाइसेंसिंग, क्या जो 1970 का रूल है जो पेटेंट एक्ट वो प्रोवाइड करता है पावर, जो क्या है कंपल्सरी लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए। विच ऑफ द अबोव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऊपर दी गई स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। A फर्स्ट ओनली, B थर्ड ओनली, C सेकेंड एंड थर्ड, D फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। C आंसर इसका करेक्ट है। रिसेंटली देयर वाज ए डिमांड्स फ्रॉम द हेल्थ प्रोफेशनल टू इशू कंपल्सरी लाइसेंसिंग, मतलब जो हेल्थ से रिलेटेड कंपनियां हैं उनको बोला गया कि कंपल्सरी लाइसेंस के लिए पूछ रहे थे, क्योंकि जेनरिक वर्जन रेमडेसिविर विच इज़ बीइंग यूज्ड टू ट्रीट द कोविड-19, रेमडेसिविर दवाई जो कोविड-19 में दी जाती थी वो कम ही पड़ रही थी, तो उसको बोला गया था कि हम इसका पेटेंट ले लेते हैं, कंपल्सरी लाइसेंस हो जाएगा और सबके पास मेडिसिन अवेलेबल हो जाएगी, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगा। जो इसमें क्या है, कंसेंट नहीं लिया जाता और डायरेक्ट ही कंपनी ऑथराइज कर देती है, और B इसका करेक्ट है, क्योंकि जो ट्रेड रिलेटेड, ट्रिप्स बोलते हैं इसको, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट WTO अलाउज कंपल्सरी लाइसेंसिंग, WTO अलाउड करता है जो ट्रिप्स मिशन के थ्रू। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 92 ऑफ द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, मतलब 1970 का जो पेटेंट एक्ट है उसके सेक्शन 92 के अकॉर्डिंग कंपल्सरी लाइसेंसिंग कैन बी इशूड बाय स्यू मोटो बाय द कंट्रोल ऑफ द पेटेंट्स इन परसुएंट टू ए नोटिफिकेशन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज डन इफ देयर इज ए आइदर नेशनल इमरजेंसी और एक्सट्रीम अर्जेंसी ऑफ इन केस ऑफ द पब्लिक नॉन कमर्शियल यूज, मतलब ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं कर सकते, जहाँ पे एक्सट्रीम इमरजेंसी होती है तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 का रूल है उसके हिसाब से दे सकते हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन कलेक्टिव फार्मिंग फार्म्स owned by the several farmers who pool their resources and voluntary, whereas in cooperative farming where our farms are owned by the productive cooperative union, मतलब इसमें बोला गया कि कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या है, सेवरल फार्मर्स हु पुल देयर रिसोर्सेज, मतलब सब अपने छोटे छोटे खेतों को मिला लेते हैं वॉलेंटरीली अपनी इच्छा से, उसको कोऑपरेटिव फार्मिंग बोलते हैं क्या। एंड द किबूच इज ए ट्रेडिशनल फार्मिंग कम्युनिटी ऑफ रसिया, जो किबूच जाति है क्या वो रसिया की है जो कि कोऑपरेटिव फार्मिंग करती है। एंड मोसोव इज ए टाइप ऑफ कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सेटलमेंट इन इज़राइल, मोसोव क्या इज़राइल में ऐसी मोसोव बोला गया जो पैटर्न है उसको। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए।
ए फर्स्ट ओनली, बी थर्ड ओनली, सी सेकंड एंड थर्ड, डी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आंसर बी है इसका। जो कोऑपरेटिव फार्मिंग फार्म्स आर ओन्ड बाय द सेवरल फार्मर्स हु पुल देयर रिसोर्सेज वॉलंटरली, वर्क टुगेदर एंड शेयर देयर प्रॉफिट्स ऑफ द प्रोड्यूस, वेयरएज इन कलेक्टिव फार्मिंग, मतलब इसमें बोला गया है कि जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है, दो एक दूसरे का कोऑपरेशन है, छोटी छोटी ज़मीन है इकट्ठा करके मिला रहे हैं, पैसा इकट्ठा ला रहे हैं और प्रॉफिट को उसी इक्वल में बांट लेते हैं जितना जिसका हिस्सा रहता है, तो इसको तो बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। और कलेक्टिव फार्मिंग में क्या रहता है, फार्म्स आर ओन्ड बाय द प्रोडक्टिव कोऑपरेटिव यूनियन, मतलब एक यूनियन के पास खेत रहते हैं और बेस्ड ऑन द सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग लैंड एंड लेबर, मतलब एक मान लो गवर्नमेंट है या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास ही ओनरशिप रहेगी यूनियन के पास, वो को कलेक्टिव फार्मिंग बोलते हैं उसको। और कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है छोटे छोटे किसान खुद आके मिल लेते हैं और अपना हिसाब बांट लेते हैं। जो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि किबुच जो इज ए ट्रेडिशनल फार्मिंग कम्युनिटी फ्रॉम इजराइल, ये इजराइल की कम्युनिटी है किबुच जो कम्युनिटी फार्मिंग करते हैं। एंड फार्मर एंड देयर पुल्स देयर रिसोर्सेज एंड शेयर इन वेल्थ इन प्रोड्यूस देयर वर्क, जैसे कोऑपरेटिव फार्मिंग करते हैं किबुच जो इजराइल के हैं। एंड थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मोसोव इज ए टाइप ऑफ कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सेटलमेंट इन इजराइल, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल फार्म दैट ऑपरेट विद दिस शेयर हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट, स्टोरेज फैसिलिटी, वेरियस अदर इम्प्लीमेंट्स। तभी गवर्नमेंट कहती है कोऑपरेटिव फार्मिंग करनी चाहिए क्योंकि रिसोर्सेज भी इकट्ठे हो जाते हैं। मान लो किसी के पास पैसे नहीं है ट्रैक्टर खरीदने के, तो वहाँ से ट्रैक्टर वो पैसे इकट्ठे करके फाइनेंस ले सकते हैं और खरीद सकते हैं, और गरीब आदमी का भी ऐसे गुजारा हो सकता है और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी क्योंकि हम सबको इकट्ठा जोत रहे हैं और चीज़ों को इकट्ठा यूटिलाइज कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कम रहेगा। इसलिए बोलते हैं कि कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट को। यहाँ पे ज़मीन कम होती जा रही है खेती करने के लिए। 19th क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू द एस्कर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। एस्कर के बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, दे आर एरोजनल लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ द ग्लेशियर, मतलब जो लैंड फॉर्म्स हैं जो बनते हैं, ग्लेशियर मान लो बर्फ पिघल गई तो उसके वजह से जो लैंड फॉर्म एक जगह बन जाती है उसको शेप को क्या एस्कर बोलते हैं। And the second statement is the value of the tools for understanding the nature and the evolution of the glacier and ice sheets, जो वैल्यूएबल टूल हैं नेचर के इवोल्यूशन ऑफ ग्लेशियर आइस शीट्स, मतलब ये टूल रहते हैं क्या एस्कर से ही जो बताते हैं कि कब बर्फ़ बनी थी या कितने साल पहले एग्जिस्टेंस में थी। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए फर्स्ट ओनली, बी सेकंड ओनली, सी फर्स्ट एंड सेकंड, डी नाइदर वन नो टू। बी आंसर करेक्ट है। एस्कर्स क्या है, डिपोजिशन लेटमोफॉर्म्स, डिपोजिशन मतलब एक जगह से मिट्टी इकट्ठा हो गई दूसरी जगह इकट्ठी हो गई, डिपॉजिट हो गई, उसको डिपोजिशन लैंड फॉर्म्स बोलते हैं। भूमि की शेप बन गई, मिट्टी की शेप बन गई, फॉर्म बाय द ग्लेशियर विच आर ए लॉन्ग और वाइंडिंग रीज ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैंड, ग्रेवल एंड अदर कोर्स मटेरियल लाइक बाउल्डर्स एंड ब्लॉक्स, deposit by glaciers, melt water flowing through the tunnel within the underneath glacier or the through melt water channels on the top of the glacier. Some minor fraction rock debris carried into the stream settlement in the valley of ice beneath. Once the ice melts, sinus ridges become visible, which are then called eskers. मतलब ये बोला गया जैसे पहाड़ों से नदी आती हैं, वहाँ से ग्लेशियर पिघल गए, बर्फ़ हो गई तो वो बड़े बड़ी चीज़ों को अपने साथ बहा के ले जाती है, लैंड फॉर्म्स बनते हैं, उसको ही एस्कर्स बोलते हैं। ये रीजिज साइनस रीजिज मतलब साइनस टेढ़ी मेढ़ी रीजिज भी बन जाती हैं, खाइयाँ भी बन जाती हैं, उनको ही एस्कर्स बोला जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, एस्कर्स आर दी वैल्यूएबल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर, मतलब इवोल्यूशन ऑफ द ग्लेशियर। इन्हीं से पता चलेगा क्योंकि हम इनमें चेक कर लेते हैं मिट्टी को, जो यहाँ पे एस्कर्स बने हुए हैं, लाइन खींची हुई हैं कि ये कितने दिन पहले ग्लेशियर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20th क्वेश्चन, इट इज एन एरिया विद द टेम्परेचर ऑफ द 20 to 25 सेल्सियस। किसी एरिया के बारे में बात की गई है क्या, उसका 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, विद ए स्मॉल डायurnal एंड एनुअल रेंज, मतलब साल में 2 बार और एनुअल रेंज होती है। इट इज़ कम्पोज ऑफ द एसिडिक सोयल, डायurnal होता है जो दिन में 2 बार हो, एंड एनुअल रेंज रहती है। इट इज़ कम्पोज ऑफ द एसिडिक सोयल विच इज़ पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप बिंग डिस्कस अबव। तो जो 20 से 25 डिग्री में रहते हैं जो पेड़,
और उनकी दिन में 2 बार बारिश होती है या एनुअल रेंज होती है उसमें। इट इज़ कंपोज एसिडिक सोइल, जिसका नेचर सोइल धरती का एसिडिक रहता है, न्यूट्रिएंट्स कम रहते हैं उसमें, उस फॉरेस्ट का नाम बताइए। तो जिनमें आप लगा ही सकते हो कि 2 बार बारिश होती है, वहाँ पे कौन से रहेंगे? एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं हमें, या सुंदरवन डेल्टा में मिलते हैं उसको, या फिर उधर मान लो अमेजन फॉरेस्ट हैं जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही बनते हैं। जो सी है इसका ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट बी, और सी है ट्रॉपिकल सवाना, एंड डी है टेम्परेट फॉरेस्ट। इसका ए आंसर करेक्ट है। मैंने बताई दिया कि जिनमें 2 बार बारिश होती है, 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर रहता है और ट्रॉपिक्स के बीच में बनते हैं, और एसिड जो धरती इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं होते उसमें, और ये क्या लंबे जाते हैं और कैनोपी बनती है, मतलब कैनोपी छतरी को बोलते हैं, कैनोपी बनती है। और स्ट्रेटिफिकेशन विद द मल्टी लेयर टाल एंड लार्ज ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ रहते हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट में ही रहते हैं या फिर अमेजन फॉरेस्ट में, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। और बी के बारे में जान लेते हैं। जैसे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जिनको 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और रेनफॉल इनकी 1000 mm के आसपास होनी चाहिए। डेसिडुअस फॉरेस्ट के सोज डेसिडुअस फॉरेस्ट इन रिच न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा रहते हैं डेसिडुएंट्स में। इन दीज फॉरेस्ट ट्रीज आर लेस डेंस, कम दूर दूर पे रहते हैं, और मीडियम हाइट मैनी वेराइटीज ट्री को एग्जिस्ट, बहुत सारी पेड़ की जो हैं वैरायटी इकट्ठी रहती हैं, उसको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं। उपजाऊ भूमि में होते हैं, दूर दूर पेड़ रहते हैं। और ट्रॉपिकल सवाना क्या बोलते हैं? जिनको ये वार्म या हॉट क्लाइमेट, जिनको वार्म हो, बिल्कुल हॉट क्लाइमेट में हो, टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री हो, रेनफॉल क्या है 50 से 1250 mm हो। इट हैज ए सोइल विच इज पोरस विद ए थिन लेयर ऑफ ह्यूमस, ट्रीज एंड लार्ज सर्ब्स आर एब्सेंट इन दिस। पेड़ कम रहते हैं यहाँ पे, और ये रेतीली धरती पे होते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट का क्या डी क्या है? कैरेक्टराइज्ड बाय द टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम द 20 to 30 डिग्री विद एवेंचुअली डिस्टर्ब रेनफॉल ऑफ दी 750 से 1500 mm रहता है। वेल डिफाइंड सीजन एंड डिस्टिंक्ट इन विंटर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फॉरेस्ट। इट हैज़ सोइल विच इज़ फर्टाइल, फर्टाइल रहती है, एनरिच रहती है, डिकेलिटर रहता है, और देख जहाँ पे खाद की मतलब डिकेलिटर रहता है, जो कम आदमी का क्या फीकल है रहता है, वहाँ पे नष्ट हुआ रहता है, जिसे खाद बन जाता था। कंसिस्ट ऑफ द मॉडरली डेंस बोर्ड लीफ ट्रीज, मतलब बड़े बड़े पत्ते रहते हैं इनके, और लेस डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट, मतलब एक जैसा प्लांट रहता है, तो उसको टेम्परेट फॉरेस्ट बोलते हैं। आई आपको सब चीज़ें क्लियर होगी होंगी पेड़ के बारे में। एवरग्रीन रहते हैं जो जिसमें डायूरेनल मतलब दिन में 2 बार बारिश हो, 20 से 30 टेम्परेचर हो। डेसिडुअस वो रहते हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ धरती हो, जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हों। और लास्ट में जब हमने पढ़ा था कि उष्णकटिबंधीय सवाना में पढ़ा था जहाँ पे 150 से 1250 चाहिए, और शीतोष्ण वन का 20 से 750 से 1500 इसमें बारिश चाहिए। That's all for today. I will come tomorrow with more questions. And friends, please share my videos among your friends who really need it. Bye. Keep learning.